हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का क्लास में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे पश्चिमी राजनीतिक विचारक प्लेटो के बारे में। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का अध्ययन हमने शुरू किया था। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने तत्कालीन समय में एथेंस और स्पार्टा में प्रचलित जो शिक्षा पद्धति प्रचलित थी उसके गुण दोषों का अध्ययन किया, उसका काफ़ी गहराई से अध्ययन किया। उसके पश्चात उन्होंने एथेंस और स्पार्टा के शिक्षा पद्धति से अच्छी बातों को ग्रहण करते हुए एक नई शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी और उस शिक्षा योजना में उन्होंने शिक्षा के 2 स्तर निर्धारित किए थे, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में उन्होंने ये कहा था कि 6 से 20 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी और प्रारंभिक शिक्षा में उन्होंने 6 से 18 वर्ष तक के बालकों के लिए व्यायाम और संगीत का पाठ्यक्रम रखा था। व्यायाम और संगीत के अध्ययन की बात करी थी। व्यायाम और संगीत से अध्ययन से उनका उद्देश्य ये था कि व्यायाम के माध्यम से बालकों का शारीरिक विकास होगा और संगीत के माध्यम से बालकों का मानसिक विकास भी होगा। 18 से 20 वर्ष तक की आयु के लिए उन्होंने सैनिक शिक्षा की बात करी थी और ये कहा था कि सैनिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में आत्मनियंत्रण, अनुशासन और साहस की प्रवृत्ति को बढ़ाना होगा। इसके पश्चात उच्च शिक्षा की उन्होंने बात कही थी। उच्च शिक्षा प्रारंभ होने से पूर्व उन्होंने कहा था कि प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किए जाने के बाद बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा की व्यवस्था की गई, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात एक परीक्षा ली जाएगी जिसमें बालक का बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षण किया जाएगा और तत्पश्चात ये निर्धारित किया जाएगा कि बालक यदि उत्तीर्ण होता है तो ये निर्धारित किया जाएगा कि वो उत्तीर्ण होने पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है और अनुत्तीर्ण होने पर वो उत्पादक वर्ग से संबंधित कार्य कर सकता है। अर्थात ये जो समस्त व्यापारिक कार्य होते हैं, उत्पादन से संबंधित कार्य होते हैं, शिल्प होते हैं और छोटे सैनिक होते हैं, ये समस्त कार्य जो है वो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी करेंगे, जबकि उत्तीर्ण विद्यार्थी जो है वो उच्च शिक्षा के लिए अधिकारी होंगे। उच्च शिक्षा में उन्होंने ये भी कहा कि उच्च शिक्षा जो है वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से लागू होगी या दोनों ही उसको ग्रहण कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में 20 से 30 वर्ष तक की आयु में उन्होंने पाठ्यक्रम में निर्धारित किया था गणित विषय, नीति शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और दर्शन शास्त्र के अध्ययन को उन्होंने उसमें निर्धारित किया था और ये कहा था कि इन विषयों के अध्ययन के माध्यम से जो अध्ययन करता है या जो विद्यार्थी है वो नैतिक नियमों से परिचित होगा, दार्शनिक शास्त्रों से जो है वो परिचित हो जाएगा, दर्शन से परिचित हो जाएगा, उसके ज्ञान का काफ़ी विस्तार हो जाएगा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने एक और परीक्षा की बात कही थी और ये कहा था कि 30 वर्ष की आयु के पश्चात इन विषयों की परीक्षा होगी जिसमें गणित, नीतिशास्त्र और दर्शन शास्त्र और ज्योतिषी शास्त्र विषय की परीक्षाएं होंगी और इन परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी जो है वो आगे की पढ़ाई के लिए या आगे के अध्ययन के लिए जो है अधिकारी होगा। अन्यथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थी जो है वो उच्च स्तर के अधिकारियों के रूप में कार्य कर पाएंगे, प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में या सैनिक अधिकारियों के रूप में वो कार्य कर पाएंगे, जबकि उत्तीर्ण विद्यार्थी जो है वो आगे की पढ़ाई के लिए पात्र होंगे। 30 से 35 वर्ष तक की आयु अर्थात 5 वर्ष तक के लिए उन्होंने गणित, न्याय, तर्क और दर्शन की शिक्षा की बात कही कि 5 वर्ष तक बालक को जो है या विद्यार्थी को जो है गणित, न्याय, तर्क और दर्शन की शिक्षा प्रदान की जाएगी ताकि वो जो है इन शास्त्रों का गंभीर ज्ञान प्राप्त कर सके। उसके पश्चात 35 से 50 वर्ष तक की आयु में उन्होंने ये निर्धारित किया कि अब तक तो जो विद्यार्थी था उसको व्यवहारिक सैद्धांतिक ज्ञान ही प्राप्त हो रहा था, लेकिन 35 से 50 वर्ष तक अर्थात 15 वर्ष तक उसको व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना होगा और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात 50 वर्ष की आयु तक सभी परीक्षा पर खरे उतरने वाला एक लोक व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो है वो प्लेटो की सम्मति में शासक बनने का अधिकारी होगा। हम बात कर रहे हैं प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषता। पहली विशेषता है राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा, अर्थात प्लेटो इस बात की पैरवी करते थे कि शिक्षा जो है वो पूर्ण रूप से राज्य नियंत्रित होनी चाहिए।
क्योंकि वो ये चाहते थे कि शासक के अंतर्गत या शासन के नियंत्रण में अगर शिक्षा होगी तो शासक अपनी जनता के चरित्र निर्माण कर पाएगा अपने अनुरूप, और इसके साथ साथ जनता को इस बात के लिए तैयार कर पाएगा कि वो कर्तव्य का लगातार पालन करता रहे, कर्तव्यनिष्ठ जनता रहे। इसके साथ साथ वो वफादार जनता की भी बात उन्होंने कही कि जनता जो है वो पूर्ण रूप से राज्य के प्रति वफादार होनी चाहिए, पूर्ण रूप से कर्तव्य परायण होनी चाहिए। अनिवार्य शिक्षा की भी उन्होंने बात कही और ये कही कि 6 से 20 वर्ष तक की सभी बच्चों के लिए शिक्षा जो है वो अनिवार्य होगी, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा जो है अनिवार्य होगी। उसके पश्चात परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी जो है वो उच्च शिक्षा में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दूसरी जो विशेषता थी वो थी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। अर्थात प्लेटो ये मानते थे या उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा पद्धति प्रस्तुत की कि वो बालकों का या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना चाहते थे। शिक्षा के माध्यम से सिर्फ बौद्धिक विकास ही नहीं बल्कि वो शिक्षा के माध्यम से बालक का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक संपूर्ण विकास करने के लिए वो शिक्षा पद्धति या शिक्षा योजना का उन्होंने निर्माण किया था। तीसरी जो विशेषता थी वो शिक्षा योजना में न्याय तत्व को महत्वपूर्ण माना। अर्थात वो ये मानते थे कि इस शिक्षा योजना के माध्यम से राज्य में न्याय की स्थापना होनी चाहिए, दार्शनिक शासक की स्थापना होनी चाहिए और शिक्षा के माध्यम से जो राज्य के 3 वर्ग हैं उनका जो है उनका निर्माण होना चाहिए। क्योंकि प्लेटो का मूल उद्देश्य था वो था आदर्श राज्य की स्थापना, और आदर्श राज्य की स्थापना के लिए वो राज्य में न्याय की स्थापना को महत्वपूर्ण मानते थे और इसीलिए वो चाहते थे कि शिक्षा योजना के माध्यम से राज्य के 3 वर्गों का निर्धारण होगा, शासक वर्ग का निर्धारण होगा, दार्शनिक राजा का निर्धारण होगा। अगली जो विशेषता थी वो थी शिक्षा को 2 स्तरों में उन्होंने बांटा। अर्थात ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि उनका जो ये 2 स्तरों में बांटना शिक्षा को ये विज्ञान सम्मत माना जाता है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा में 6 से 20 वर्ष तक के बालकों के लिए व्यायाम, संगीत की शिक्षा या सैनिक शिक्षा प्रदान करना ये जो है विज्ञान सम्मत है, क्योंकि शुरुआती वर्षों में बालक के शुरुआती वर्षों में उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है और उसी के लिए व्यायाम और संगीत की शिक्षा बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होती है, विज्ञान सम्मत भी मानी जाती है। 5वीं जो विशेषता है वो शिक्षा योजना स्त्री पुरुष दोनों के लिए थी। अर्थात प्लेटो ने दोनों स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से शिक्षा दिए जाने की बात कही थी और ये कहा था कि स्त्री पुरुष समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने जो विशेषता थी वो थी शिक्षा में धर्म और नैतिकता को स्थान। अर्थात प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में धर्म और नैतिकता को प्रमुख स्थान प्रदान किया था, क्योंकि वो व्यक्ति का चारित्रिक विकास करना चाहता था, व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में जो है वो स्थान दिलाना चाहता था या कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाना चाहता था। इसलिए वो ये मानते थे कि कुरुचिपूर्ण साहित्य या अनैतिक साहित्य जो है उनका अध्ययन नहीं करवाया जाना चाहिए या वो पूर्ण रूप से बैन होने चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षा योजना में धर्म और नैतिकता को प्रमुख स्थान दिया और इस आधार पर उन्होंने नैतिकता के विकास के लिए शुरू से ही नैतिक शिक्षा या दर्शन पर उन्होंने सदैव बल दिया। 7वीं जो विशेषता है वो है सुशासन के लिए शासकों में शिक्षण पर बल। अर्थात वो ये चाहते थे कि जो शासक वर्ग है वो सुशासन करे, अच्छा कार्य करे, जनता के हित के लिए कार्य करे, राज्य के हित के लिए कार्य करे, राज्य में न्याय व्यवस्था बनाने के लिए कार्य करे और इसके लिए वो ये मानते थे कि शिक्षा से ही दार्शनिक राजा की उत्पत्ति हो सकती है, शिक्षा से ही दार्शनिक राजा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए उन्होंने सुशासन के लिए और शासकों के निर्माण के लिए शिक्षण व्यवस्था पर बल दिया। अगली जो विशेषता थी वो थी शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। अर्थात जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा और फिर उसके पश्चात उच्च शिक्षा की बात कही और उच्च शिक्षा भी उनकी जो थी वो 50 वर्ष तक अर्थात व्यावहारिक शिक्षा को सम्मिलित करते हुए उन्होंने कहा था कि 35 से 50 वर्ष तक की आयु में व्यावहारिक शिक्षा प्रदान की जाएगी और व्यावहारिक शिक्षा को सम्मिलित करते हुए देखा जाए तो विद्यार्थी के लिए जो शिक्षा योजना थी वो पूर्ण रूप से 50 वर्ष तक की थी और 50 वर्ष के पश्चात जो है उन्होंने कहा था कि 50 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही कोई जो विद्यार्थी है वो शासक बन सकता है या वो ही व्यक्ति सही रूप से शासन
कर सकता है। तो इस प्रकार उनकी जो शिक्षा प्रक्रिया है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में मानी जाती है। अब हम देखेंगे प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचनाएँ, अर्थात शिक्षा योजना की, उनकी शिक्षा योजना की कुछ विशेषताएं भी थी तो कुछ कमियां भी हमें देखने को मिलती है, या विभिन्न राजनीतिक विद्वानों में भी उनकी शिक्षा योजना की विभिन्न कमियां देखने को मिलती है, उसके बारे में भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो उनकी शिक्षा पद्धति में जो कमी थी वो सबसे पहली कमी थी सभी वर्गों के लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं, अर्थात प्लेटो ने 6 से 20 वर्ष तक तो सभी वर्गों के लिए शिक्षा की बात कही थी, लेकिन 20 वर्ष के पश्चात उन्होंने परीक्षा की बात करी थी और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के लिए उन्होंने कोई दोबारा चांस नहीं दिया था, कोई जो है और कोई व्यवस्था नहीं करी थी, बल्कि उन्होंने कहा था कि उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को जो है उत्पादक वर्ग से संबंधित कार्य करना पड़ेगा, अर्थात उन्होंने उस वर्ग को उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया था। दूसरा था वो था आलोचना साहित्य की उपेक्षा, अर्थात विभिन्न राजनीतिक विचारक जो उनकी शिक्षा पद्धति से सहमत नहीं थे, उनका ये विचार था कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में साहित्य की पूर्ण रूप से उपेक्षा करी है, अर्थात उन्होंने अपने अध्ययन पाठ्यक्रम में साहित्य को सम्मिलित नहीं किया था, उसकी उपेक्षा की थी, जो कि सही नहीं है, क्योंकि साहित्य जो है वो बालक के सोचने समझने की क्षमता का विकास करता है, उसके मानसिक विकास में काफ़ी मदद करता है। इसलिए आलोचकों ने माना कि साहित्य की उपेक्षा जो है वो व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए सही नहीं है। अगली जो आलोचना थी वो थी कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण, अर्थात जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्लेटो का ये मानना था कि कुरुचिपूर्ण साहित्य को बैन कर देना चाहिए या अनैतिक साहित्य को बैन कर देना चाहिए, लेकिन आलोचकों का ये मानना था कि कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण जो है वो सही नहीं है, क्योंकि जब बालक नैतिक और अनैतिक चीज़ों से परिचित होगा तभी वो अनैतिक चीज़ों को जो है उनको इग्नोर करेगा, अनैतिक वस्तुओं से दूर रहने का प्रयास करेगा। और कला के माध्यम से व्यक्ति का मानसिक विकास होता है, उसमें रचनात्मक तक का विकास होता है, इसलिए कला की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए या कला पर नियंत्रण नहीं लगाया जाना चाहिए। अगली जो आलोचना वो है शिक्षा प्रक्रिया लंबी और खर्चीली, अर्थात प्लेटो जो ये मानते थे कि शिक्षा जो है 50 वर्ष तक दी जानी चाहिए या आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, तो आलोचकों ने कहने का प्रयास किया कि उनकी शिक्षा व्यवस्था जो थी वो बहुत ही लंबी थी, अर्थात 50 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात कोई व्यक्ति जो है शासन से संबंधित कार्य करना सीखेगा तो ये प्रक्रिया जो है बहुत ही लंबी होती है और ये प्रक्रिया बहुत खर्चीली भी होती है, क्योंकि राज्य की खर्चे पर डिपेंड है ये परीक्षाएँ, ये शिक्षा प्लेटो की। इसलिए आलोचकों ने माना कि ये शिक्षा प्रक्रिया काफ़ी लंबी और खर्चीली है, इसमें अनावश्यक रूप से खर्चा होता है। अब हम बात करेंगे अगली आलोचना थी वो था व्यक्तिगत विकास का बलिदान, अर्थात प्लेटो ने राज्य नियंत्रित शिक्षा की बात कही थी और ये कहा था कि 6 वर्ष की आयु में बालक को परिवार से ले लिया जाएगा और उसको राज्य के नियंत्रण में रहते हुए उसको जो है राज्य द्वारा शिक्षा प्रदान की जाएगी, लेकिन इसमें उसके व्यक्तिगत विकास को बलिदान कर दिया गया, अर्थात व्यक्ति स्वयं का नहीं रहता, बस वो राज्य के लिए ही जो है कार्य करेगा, राज्य के लिए शिक्षा प्राप्त करेगा, उसके दिशा निर्देश पर ही वो चलेगा। व्यक्ति स्वयं की इच्छा से जो है अन्य कार्य नहीं कर सकता, बल्कि राज्य द्वारा निर्धारित विषय को वो पढ़ेगा, राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा को वो प्राप्त करेगा, उनके द्वारा निर्धारित विषयों को वो पढ़ेगा, वो स्वयं की इच्छा से अन्य विषयों का अध्ययन नहीं कर सकता। तो एक आलोचना ये भी है। अगली जो बात आलोचकों ने कही वो है शिक्षा योजना सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम है, अर्थात उनकी शिक्षा योजना में सैद्धांतिक विषयों के ज्ञान की बात कही थी और ये जो सैद्धांतिक प्रक्रिया है वो 35 वर्षों तक चलने वाली प्रक्रिया थी, अर्थात 35 वर्षों तक तो सैद्धांतिक विषयों का ही अध्ययन करवाया जाता था उनकी शिक्षा योजना में। व्यवहारिक जो ज्ञान था उनको वो बहुत कम दिया जाता था, तो इस आधार पर भी आलोचकों ने उनकी शिक्षा योजना की आलोचना करी। अगली आलोचना थी वो थी चिंतन और कार्य के आदर्श में
भेद, अर्थात उनकी शिक्षा योजना जो है वो आदर्श रूप में कुछ और थी और कार्य रूप में जो है वो इतनी कारगर सिद्ध नहीं हो पाई। तो इसलिए भी आलोचकों ने उनकी शिक्षा योजना की आलोचना करी।